धारा 22 तक हम पढ़ चुके हैं और उसमें अभी तक की धाराएं तो सारी याद है ना सबको, पक्का? अभी लास्ट में 38 में जब आएंगे तब देखते हैं कितनी की याद है आपको। धारा 22 तक हमने क्या थी? 22 विद्यालय विकास, 22 में दो दो विद्यालय वी विकास है, वेरी गुड। विद्यालय प्रबंधन 21 में था, विद्यालय विकास योजना तैयार करना 22 में था। 22 तक हमारा विद्यालय वाला जो भाग है वो पूरा हो गया था, इतना ही था। अब शिक्षक वाला पार्ट शुरू करते हैं। हमने 12 से लेके 28 तक की जो धाराएं हैं उनको मोटे रूप से 4 भागों में तोड़ा था, जिसमें सबसे पहला भाग प्रवेश को लेके था। विद्यालय का प्रवेश को लेके क्या कर्तव्य है, जिसमें 12 में उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारित कर रखी थी विद्यालय की, किस किस प्रकार के विद्यालय को कैसे कैसे प्रवेश लेना है। जिसमें हमने देखा कि कोई सरकारी विद्यालय वो निःशुल्क लेगा, अनुदानित विद्यालय अपने आवर्ती खर्चे के अनुपात में लेगा, निजी या खास श्रेणी के विद्यालयों में 25% सीट आस पड़ोस के दुर्बल तथा असुविधाग्रस्त समूह के बालक को दी जाएगी। यही था। उनकी प्रतिपूर्ति के बारे में उसमें जिक्र किया था। फिर धारा 13 में कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा कोई भी विद्यालय और अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। यदि ऐसा कुछ हुआ तो दंडनीय जुर्माना होगा। धारा 14 में आयु के सबूत की बात की थी, जिसमें एक दस्तावेज हमने 1886 का वो रजिस्ट्रेशन अधिनियम की बात, जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में राज्य सरकार जो भी दस्तावेज विहित करे वो होना चाहिए। यही था। धारा 15 में किसी भी सूरत में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश की एक निश्चित अवधि होगी, यदि राज्य सरकार चाहे तो विस्तारित कालावधि अपनी तरफ से जारी कर सकती है, लेकिन मना नहीं करेंगे। 16 में पहले रोकने पर निष्कासन पर प्रतिषेध था, लेकिन 19 में संशोधन हुआ। संशोधन में 4 उपधाराएं जोड़ी गई। एक के अंदर था कि कक्षा 5 और 8 की नियमित परीक्षाएं होगी। उपधारा 2 में क्या था? यदि असफल होता है तो पुनः परीक्षा होगी। उपधारा 3 में यदि पुनः परीक्षा में असफल होता है तो उसको रोका जा सकता है। रोकने का तरीका राज्य सरकार तय करेगी। उपधारा 4 में किसी भी सूरत में निष्कासित नहीं किया जा सकता। 17 के अंदर उस पास करने के चक्कर में बच्चे को पीटना नहीं है, मानसिक दंड नहीं देना है किसी भी सूरत में। और उसके बाद में हम 18 में आए, विद्यालय की मान्यता, कोई विद्यालय कैसे स्थापित होगा। 19 के अंदर और 20 के अंदर किसको थी? केंद्र सरकार को पावर, किसको? 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति और 22 में, वेरी गुड। और अब लिखो धारा 23। धारा 23। धारा 23 में क्या है? शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यताएं और सेवा निर्बंधन व शर्तें। शिक्षक की नियुक्ति की अर्हता या योग्यता। शिक्षक की नियुक्ति की योग्यता तथा उसके वेतन, सेवा निर्बंधन की टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हो ना, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सर्विस। सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन, ये लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस तथा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेवा के निर्बंधन एवं शर्तें, हिंदी में बोलते हैं इसको। सेवा के निर्बंधन और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सर्विस। अब देखो, ध्यान से सुनना सामने। एक शिक्षक हमने नियुक्त किया, उस शिक्षक के लिए, अब तो आवाज आ रही है ना पीछे? हाँ ठीक। तो आपस में थोड़ी बंद कर रखो, पीछे वाला कोना विशेष रूप से। किसी सूरत में जब कोई भी पढ़ा रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहनी चाहिए। पिन ड्रॉप, जब तक मैं नहीं कहूं बोलने के लिए
मैं नहीं, कोई भी टीचर हो, तो किसी सूरत में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि कोई मान लो ऐसी बात है जो निकले बिना नहीं रहेगी, तो हाथ खड़े करके बोले सर निकल रही है, बस अब परमिशन दीजिएगा मेरे को, तो सभी को सुनाना। फिर वो ऐसे आपस में कोई चर्चा नहीं करेगा। ठीक, ध्यान दो सामने। शिक्षक जब आएगा, उसकी नियुक्ति यदि हुई है, या फिर 2010 में जब ये लागू था, उससे पहले वहां पे शिक्षक कोई था ना विद्यालय में, तो या 2010 के बाद में कोई शिक्षक नियुक्त होगा, दो कंडीशन से, नए शिक्षक की नियुक्ति पर या पुराने शिक्षक जो पद पर स्थित है, उन दोनों के लिए उस पद पर बने रहने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ अर्हताएं होनी चाहिए। आपके लिखी आती है ना, न्यूनतम, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एटलीस्ट ये क्वालिफिकेशंस आपकी हो। उसके बाद में यदि आप टेस्ट पास कर रहे हैं, तब आपको हम शिक्षक लेंगे। तो एक शिक्षक रहने के लिए ये जो मिनिमम योग्यताएं हैं, इन मिनिमम योग्यताओं का निर्धारण एक शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा शिक्षक की योग्यता का निर्धारण किया जाएगा, और यह शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित करेगा। कौन करेगा? कौन घोषित? केंद्र सरकार या समुचित सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस शैक्षणिक प्राधिकारी को घोषित करेगा, और वर्तमान में NCTE, जिसको 23 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार ने इसके लिए, किसके लिए योग्यताएं क्या होगी, उसके लिए एक शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में घोषित किया है। क्लियर है बात? यदि प्रश्न आ जाए धारा 23 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी क्या है, आंसर क्या होगा? NCERT नहीं है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। यहां तक चीज क्लियर? इसके बाद में क्या हुआ उतार लेना बाद में जब मैं बोलूं आपको। इसके बाद में अब केंद्र के सामने दिक्कत आ गई, या स्टेट गवर्नमेंट्स के भी दिक्कत आ गई। समुचित सरकार को समस्या हो गई कि हमारे पास तो ऐसे शिक्षक है ही नहीं जो NCTE ने, जिनके लिए वो न्यूनतम नियुक्ति के लिए योग्यताएं रखी है। तो गवर्नमेंट के लिए दिक्कत आई गई, और गवर्नमेंट के पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसके माध्यम से उनको वो प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे उनमें वो न्यूनतम योग्यताएं आ जाए। तो दो कंडीशंस पैदा हो गई। नंबर वो कि राज्य सरकार या समुचित सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं है। पर्याप्त मात्रा में ऐसे संस्थान नहीं है जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सके। ठीक है, आप कह रहे हो कि तुरंत होना चाहिए। अब हमारे पास इतने संस्थान नहीं है कि तुरंत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। दूसरी यह है कि जो योग्यता ऊपर उन्होंने की है, पर्याप्त मात्रा में ऐसे शिक्षक नहीं है। तो आपने कह तो दिया कि ये योग्यता होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसे शिक्षक है ही नहीं, तो ये RT एक्ट लागू कैसे होगा? दिक्कत आ गई ना। दिक्कत आ गई तो गवर्नमेंट ने इसी में कह दिया कि यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ऐसे शिक्षक नहीं है या ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसके माध्यम से आप ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सकें जिनके पास योग्यता नहीं है, तो हम आपको छूट देते हैं। योग्यता में शिथिलीकरण कर रहे हैं, योग्यता में नहीं कर रहे, योग्यता प्राप्त करने की समयावधि में। और गवर्नमेंट ने इसी में ही कर दिया था कि 5 वर्ष के भीतर समुचित सरकार ये निर्धारित करेगी कि प्रत्येक शिक्षक को इस प्रकार का योग्यताएं हासिल हो जाए। उसके लिए चाहे उनको प्रशिक्षित करना पड़े, चाहे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़े, और आने वाले शिक्षक पहले से प्रशिक्षित होके आए। तो शिथिलीकरण कितने समय का किया गया था? 5 साल कर दिया। 2010 से ये लागू हुआ था। 2015 तक जाते जाते तक कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ? धारा 23 में क्या हुआ? धारा 23 में क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ ना। और ये अमेंडमेंट कब हुआ? वर्ष 2017 में इसमें संशोधन हुआ। और निश्चित रूप से संशोधन किसको लेके होगा? शिथिलीकरण को लेके। इसमें इन्होंने कहा कि जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पद पे कोई भी शिक्षक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त है या उससे पहले पद पर है, उसको जो सीमा दी गई थी उसमें शिथिलीकरण करते हुए कितने और अतिरिक्त वर्ष दे दिए? 4 वर्ष। 4 वर्ष बढ़ा दिया गया। और ये लागू कब से माना गया? जिस दिन संशोधन की तारीख, जिस दिन यह संशोधन हुआ था उस तारीख से इसको लागू माना गया। क्लियर है बात? क्योंकि यहां तक भी नहीं हो पा रहा था तो बोला ठीक है, संसद में ये होता है। यदि इस प्रकार का संशोधन होगा तो कहां से पारित होगी दोनों चीजें? संसद से। धारा 23 विशेष रूप से संसद के कुछ भी पारित हो रहा है, संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर रहे हैं धारा 23 के तहत, तो उसमें भी संसद में जाना जरूरी है। ओके। शिक्षक, और फिर अंतिम चीज इसमें एक हो रहा है कि शिक्षकों के लिए उनका वेतन क्या होगा, उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, ये समुचित सरकार तय करेगी। क्योंकि सरकार अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, गुजरात के अंदर शिक्षकों के लिए वेतनमान कम है, राजस्थान में वेतनमान ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में है, तो सभी समुचित सरकार अपने अपने यहाँ के शिक्षकों का वेतन तथा सेवा शर्तें तय करेगी। ये बात धारा 23 में तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वेतन तय कर रही है इसलिए ठीक, लिख लो इसको। समझ आ गई सबको? लैंग्वेज में लिखाऊं या ऐसे ही लिखोगे? लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो। शिक्षक की नियुक्ति की योग्यताएं, शिक्षक की नियुक्ति की योग्यता केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। नोट लिखो नीचे, नोट। 23 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार ने इस धारा के अधीन NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE के कोष्टक में कर लो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, को शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया। नेक्स्ट लिखो, सेकंड पॉइंट। यदि किसी राज्य में, ऐसे इसको ऐसे ही बना लेना,
ऊपर लिखो, यदि किसी राज्य में यदि किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा, यदि किसी, इधर लिखो, यदि किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में संस्थान नहीं है, अध्यापक शिक्षा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में संस्थान नहीं है, या बीच में या लिख लो, या ये मैं ऐसे इसलिए लिखवाता हूं कि जब आप, ये जरूरी होता है हमेशा आपकी कॉपी जो है वो प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक होना चाहिए। जब आप वहां जाओगे तो दो चीज दिमाग में आएगी कि दो की चीजों की वजह से, एक इधर लिखा था एक इधर लिखा था, फिर उनका कंक्लूजन नीचे लिखा था 5 वर्ष विस्तारित, तो वो पिक्टोग्राफिक मेमोरीज जो है वो हमेशा ज्यादा याद रहती है। हमेशा आपको ये याद रहेगा, वो याद रहेगा नहीं रहेगा कि वो क्या लिखा हुआ है, ये रहेगा कि इस पेज में नीचे से तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है ना। तो पिक्टोग्राफिक मेमोरीज जो है वो हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए कोशिश करा करो ऐसे करके, यूं करके लिखोगे अपना आप, वो 5 वर्ष दिखेगा आपको वहां पे जब एग्जाम में आप बैठोगे कि वो वहां लिखा तो था 5 वर्ष, आएगा ना। और ऐसे यदि लाइन में करोगे, लाइन ने तो खूब पढ़ी है, लाइन पता ही नहीं चलेगी कहां चली गई। या पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक नहीं है, न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक नहीं है। फिर दोनों के नीचे यूं करो, तो अब लिखो, तब 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर तब 5 वर्ष के भीतर उन्हें उपरोक्त योग्यताएं हासिल करनी होगी। पांच वर्ष के भीतर उन्हें उपरोक्त योग्यताएं हासिल करनी होगी। नीचे लिखो नोट। क्या चीज? एग्जॉस्ट फैन चला दो भाई, एग्जॉस्ट तो चला दो। कहां चलेंगे? नेक्स्ट लिखो, नोट में लिखो 2017 का संशोधन, 2017 का संशोधन। लिखो इसमें 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पद पर रहने वाले अध्यापक के पास यदि उपरोक्त न्यूनतम योग्यता नहीं है, उपरोक्त न्यूनतम योग्यता नहीं है, तो 4 वर्ष के भीतर, 4 वर्ष के भीतर ऐसी योग्यता हासिल करनी होगी।
ऐसी योग्यता हासिल करनी होगी। ठीक, नेक्स्ट लिखो धारा 23। एक एक पॉइंट और लिख लो इसमें, ऊपर लिख दिया वैसे, सर्विस जो है वेतन, सेवा, निर्बंधन और शर्तें समुचित सरकार तय करेगी। लिख लो नीचे 1.3। इस अधिनियम के तहत, सॉरी ऐसे लिखो, नियुक्त शिक्षक, नियुक्त शिक्षक का वेतन तथा सेवा शर्तें विहित की जाएगी, प्रेस्क्राइब्ड। अब ये जो प्रेस्क्राइब्ड शब्द जहां भी आता है ना, बहुत जगह आता है ऐसा कि इसको विहित किया जाएगा, तो जहां भी विहित किया जाएगा आएगा, उसके लिए रूल्स बन रहे हैं ना 2011 में जैसे बने थे, उनमें 100% उसका जिक्र होगा। जहां जहां जैसे विशेष प्रशिक्षण हमने कहा था चौथे में कि वो विशेष प्रशिक्षण कैसे दिया जाए उसको विहित किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो रूल्स के अंदर लिखेंगे कि विशेष प्रशिक्षण ऐसे दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, लिखो धारा 24। शिक्षकों के कर्तव्य तथा शिकायत को दूर करना। शिक्षकों के कर्तव्य तथा शिकायत को दूर करना। अब देखो धारा 23 के अधीन जो शिक्षक हमने नियुक्त किया है इसके क्या क्या कर्तव्य होंगे। पहला कर्तव्य लिखो, किसी को भेजो ये कोई एग्जॉस्ट वगैरह और ये चालू करना। पहला है नियमित शिक्षक। क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, रेगुलर नहीं होता है। नियमित हो वह समय का पालन करने वाला हो, नियमित व समय का पालन, ये लिखते रहो साथ साथ, समझाने वाली चीज है नहीं इसमें, लेकिन ध्यान रखना है आपको। आप शिक्षक बनोगे, बोले धारा 24 मुझे पता है अच्छी तरीके से, मैं मेरे कर्तव्य जानता हूं, इसको चालू करो भाई एग्जॉस्ट को। नियमित हो और समय का पालन करने वाला हो। सेकंड पार्ट क्या है, पाठ्यक्रम विहित किया गया है 29(2) में। पंखे मत चलाओ, ये साथ है क्या जुड़े हुए? ठीक है, पाठ्यक्रम 29 के अंदर और 30 में, अगला अध्याय है ना, उसके अंदर पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किया जाना, इसके बारे में बात कर रखी है। तो 29(2) में हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, उसके बारे में बात की गई। अभी आपको पता नहीं है, लिखो सेकंड, धारा 29(2) में विहित पाठ्यक्रम पूरा करना। पूरा करना के बजाय इसको लिखो संचालित करना, विहित पाठ्यक्रम को संचालित करना। वो अपन पढ़ेंगे अभी आगे, तब समझ आएगा आपको। ये शिक्षक का कर्तव्य है। 29(2) में जैसे जैसे बोला गया कि इस प्रकार से पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए और ऐसे उसको पूरा करना चाहिए, उसी हिसाब से उसका संचालन करने की ड्यूटी किसकी है? शिक्षक की। तीसरा लिखो, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। निर्धारित समय दिया सरकार के द्वारा किया होता है, उस समय के अंदर अंदर आपको पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। चौथा लिखो, प्रत्येक बच्चे की, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रत्येक बच्चे की
सीखने की गति दर्ज करना, प्रत्येक बच्चे की, बालक की सीखने की गति दर्ज करना तथा उसके हिसाब से शिक्षण योजना तैयार करना। उसके हिसाब से शिक्षण योजना तैयार करना। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षा आयोजित करना, यह भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक आया और चुपचाप पढ़ा के चला गया, बच्चे को आया तो आया समझ में, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जिस कभी कभार आपके साथ यहाँ हो जाता है, नहीं होता क्या? बाई चांस कभी मैं आके पढ़ा के जा रहा हूँ एक ही टोन में आप, लेकिन आप तो चलो ठीक है, सब कुछ इतना करके आए हैं, इसका मतलब वहां तक है। एक क्लास में बच्चा अलग अलग स्तर का होता है, तो अधिगम स्तर को पहले जांचना होता है शिक्षक को, प्रत्येक बच्चे का कैसा है। यदि उसको पता चल रहा है कि ये 5 बच्चे कमजोर हैं, ऐसे मानना मत कि हम हैं 5 बच्चे ये कमजोर हैं, ये 5 बच्चे ठीक ठाक हैं, वो 5-10 बच्चे ऐसे जो बड़े होशियार हैं। आप भी ऐसे मत मान लेना कि हम होशियार हैं। अब शिक्षक जांचेगा कि मेरी कक्षा में कौन से बच्चे हैं जिनका अधिगम स्तर थोड़ा ठीक है, कौन से बच्चे हैं जिनका अधिगम स्तर एवरेज है, और कौन से ऐसे हैं जिनका वाकई में बड़ा कमजोर है। उसके हिसाब से वो शिक्षण योजना तैयार करके लाएगा। कैसे? कि उसमें हर प्रकार का टीचिंग पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर से चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसके साथ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या रहा है, इनको पढ़ा रहे हैं या इनको पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये बैठे बैठे बोर हो, इतना निचले लेवल तक पढ़ा के जा रहे हैं शिक्षक। तो इसके लिए एक शिक्षण योजना तैयार होगी। फिर उसको लगे कि नहीं नहीं ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं, विशेष प्रयास किए जाएंगे। ऐसा होता था क्या आपके साथ? नहीं होता था। शिक्षक होता नहीं है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। आप जब शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप अपने कर्तव्य ये निर्धारित कर लो कि ये मुझे पूरे करने हैं जिंदगी में। यदि आप यदि अच्छे शिक्षक बन गए तो मान के चलो पता नहीं कितने आईएएस बना दोगे, कितने वैज्ञानिक बना दो। ऐसे बहुत हैं जो जिंदगी में आज भी, जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं, जो अपर प्राइमरी लेवल टीचर्स हैं, वही बच्चे का आधार तय करते हैं। उनको हमेशा याद करते हैं। मैं मेरे गणित के शिक्षक को हमेशा याद करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और अभी भी उनकी जो वो सारी चीज़ें हैं मेमोरी में है, बाकी नहीं रहती। बट यदि आप अच्छे शिक्षक हैं, आपने बहुत कुछ बच्चों के लिए किया है, और स्पेशल प्रयास करना चाहिए। कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, बच्चे को आए कि नहीं आए समझ में, उसको किस लेवल तक ले जाके उसको समझाना चाहिए। फिर अतिरिक्त कक्षाएं, मान लो इनको उस कक्षा में आप बिठाओगे, उसी में वो सारी चीज़ें बताने लग जाओगे। दिक्कत जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। अब गणित बड़ी घातक है, 5वीं 6वीं 7वीं में तो यदि नहीं समझ आ रही तो बड़ी दिक्कत है। मैथ्स के स्पेशली टीचर जो बनने जाने हैं वो तो विशेष रूप से ध्यान रखना। बच्चों का यदि आपने वहाँ पे वो आधार बना दिया, प्रैक्टिस करके जाओ, घर पे जाके आप उन बच्चों के लिए मेहनत करके जाओ कि मैं उनको कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, सबको याद है। अब उनमें से कुछ बच्चे बोले ठीक है 2πr/h होता है, क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल आ गया, सूत्र आ गया, आगे से उनको प्रयोग करना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो इंटेलिजेंट है। ये कह रहे हैं क्यों होता है भाई 2πr/h, क्या है ये 2πr/h, कैसे होता है ये 2πr/h? तो आपको उसको ऐसे ऐसे कैसे बताओगे? आप नहीं बता पाओगे। ऐसे होता है, या यूं कर लो, बच्चों देखो यूं कर लो। तो आप जब जाएं उन बच्चों के लिए तैयार होके जाए, जाने से पहले अपने साथ वो पेज लेके जाएं जिसे आपको समझाना है कि ये वक्त, जैसे मैं आपको समझा ही देता हूँ, समझा दूं? इतना आता है कि आपको नहीं आता? जैसे ये एक बेलन है, बेलन है ये होता है। पहले तो उसको समझो वक्र पृष्ठ होता क्या है। ऐसा पृष्ठ जो वक्रित होता है,
जो समतल नहीं होता है। अब इसके अंदर दो प्रकार के पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये जो समतल है, दूसरा पृष्ठ ये जो समतल नहीं है, अपने आप में वक्रित है। तो हमें पूछ रहा है अगला क्षेत्रफल किस पृष्ठ का? वक्र पृष्ठ का। समझा दिया उसको, अब आराम से समझ आ गया, उसको दिखाते ये समझ आ गया। फिर कहोगे अब इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है। इससे पहले अभी अभी हम आयत पढ़ के आए हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बच्चों को पता है सबको। ये लंबाई, ये चौड़ाई, इनको गुणा कर लो, इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस बेलन के अंदर हमें बता रखा कि इसकी ऊंचाई h है, और अभी हमने वृत्त पढ़ा था, वृत्त की परिधि हमें पता है कितनी होती है? 2πr। पढ़ गए? ये सबको पता है। परिधि यानी कि चारों तरफ का ये परिमाप, ये बच्चों को बता रखा अच्छे तरीके से। अब इनको बोलो कि देखो मैं इसी को मैं खोलूंगा, यहां से मैं जब खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा? आयत। अब ये आयत बन गया तो ये आयत की लंबाई हुई, ये आयत की, तो ये जो परिधि है ये तो आयत की क्या हो गई? लंबाई। ये जो आयत की ऊंचाई है इसकी वो क्या होगी? चौड़ाई। तो 2πr गुणा h, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब इसके दिमाग में ये घुस जाएगा यदि ऐसे बताओगे। आप बताते हो कि एक वो पकड़ा और एक समकोण वो लिया और उसको चारों तरफ से घुमाया और एक शंकु बना दिया। आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस? अब वो शंकु बनेगा ही नहीं जिंदगी में कभी, जब तक आप इसको लेके चारों तरफ से घुमा के उसके सामने इस प्रकार से शंकु नहीं बनाओगे। जैसे आपने शंकु बना दिया चारों तरफ से इसको घुमा के इसके लंब के अधीन, तो आपको समझ आ जाएगा ये तो इसकी ऊंचाई है, ये इसका एल है, ये इसकी आर है, और ये इससे शंकु बन रहा है। ये प्रैक्टिसेस आपके अंदर होनी चाहिए। ये इस प्रकार की चीजें बच्चों के लिए करनी चाहिए। यदि आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो आप संसद की तरह उस क्लास को बनाएं। उसके अंदर यदि किस प्रकार से संसद होता है, कैसे राज्यसभा होती है, कैसे, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो बच्चों के ऊपर लागू करनी चाहिए आपको। किसके नाते? एक अच्छे शिक्षक के नाते, क्योंकि आपका क्या है? कर्तव्य है। करेंगे क्या आगे जाके? पक्का? गुड। चलिए, नहीं करेंगे? नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद में शिक्षक का कर्तव्य इतना ही नहीं है, आपस में बातचीत बंद, कि हमने बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चा यदि नहीं पढ़ पा रहा है, कोई वजह से समझ नहीं आ रहा है, या बहुत अच्छा पढ़ रहा है, दोनों ही कंडीशंस में शिक्षक का दायित्व है, या मतलब जैसी भी कंडीशंस हो उसका दायित्व होता है कि बच्चे का जो अभिभावक है, माता पिता है, अभिभावक को नियमित रूप से जानकारी दे। लिखो, अभिभावक को नियमित रूप से जानकारी देना। और नियमित रूप से जानकारी देने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सरकारी स्कूल में भी क्या चालू हो गई? पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम हो गई ना। अभिभावक को नियमित रूप से जानकारी दे बालक की। ठीक है? अंतिम लिखें, सरकार द्वारा ते अन्य कर्तव्य। सरकार द्वारा ते अन्य कर्तव्य। ये जो पाठ्यक्रम कब तक पूरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी होते हैं प्रत्येक वर्ष। जिसका भी प्रश्न है उसके अंदर निर्धारित किया जाता है कि ये पाठ्यक्रम यहाँ से यहाँ तक होगा, इसमें ये चीज़ें होगी, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें होंगी। तो जो शैक्षणिक कैलेंडर होगा उसके अनुसार सभी विद्यालयों को पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना होता है। बाकी इतना ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइमिंग एग्जैक्ट क्या हो। डन, ये कंप्लीट। ये आपके शिक्षक के कर्तव्य होने चाहिए। अब मान लो यदि ये शिक्षक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई। लिखो नीचे, ये धारा एक और है। यदि आपने ये आपका कानूनी रूप से दायित्व हो चुका है, तो आरटी अधिनियम ने कानूनी रूप से आपको अधिकृत कर दिया कि आपको ये काम करना ही होगा। यदि आपने नहीं किया तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकता है सेवा नियमों के तहत। नीचे लिखो, उक्त कर्तव्य नहीं निभाने पर सेवा नियमों के तहत
अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उक्त ऊपर लिखे हुए कर्तव्य, उपरोक्त कर्तव्य नहीं निभाने वाले शिक्षक पर सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शंस होगी। ओके, धारा 24 हो गई पूरी। तो धारा 24 के अंदर शिक्षकों के कर्तव्य के संदर्भ में हमने देखा, सबसे पहले जो शिक्षक का कर्तव्य था वो क्या था, वो नियमित रहे और समय पर आए। उसके बाद में किसके अनुसार पाठ्यक्रम का संचालन करे, 29(2) पाठ्यक्रम को क्या करे, समय पर पूरा। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति जांचें, उसको दर्ज करें और उसके अनुसार क्या तैयार करें, शिक्षण योजना। आवश्यकता होने पर क्या ले, अतिरिक्त कक्षाएं। अभिभावक को प्रत्येक बालक के बारे में सूचना प्रदान करें और राज्य सरकार जो भी कर्तव्य विहित करे वो पूरा करेगा। यदि पूरा नहीं करेगा तो सेवा नियमों के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। लिखो धारा 25। छात्र शिक्षक अनुपात। स्कूल लेक्चर में इस बार ये सिंपल सा पूछा था कि छात्र शिक्षक अनुपात किस धारा में है। 25। लिखो इसमें समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के पारित होने के 3 वर्ष के भीतर अनुसूची में लिखे छात्र शिक्षक अनुपात को बनाया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात को बनाया जाएगा। अनुसूची में अलग से ही पढ़ेंगे हम अभी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, 6 से 8 के लिए क्या है, 1 से 5 में अलग अलग है, कितने बच्चे होने पर क्या है। तो जो वो छात्र शिक्षक अनुपात लिखा हुआ है वो राज्य सरकार तय करेगी, समुचित सरकार तय करेगी कि 3 वर्ष के भीतर सभी स्कूल्स में वो छात्र शिक्षक अनुपात लागू हो जाए। अब ये 3 वर्ष वाला नियम आया कब, कौन सा संशोधन है, 2000, अरे कौन सा है, तो 2012 में संशोधन करके लिखो, 2012 में संशोधन। छह माह की जगह 3 वर्ष किया गया। आगे लिख लो, ये ऊपर वाली बात है। पहले उसमें लिखा हुआ था 6 महीने के अंदर करेगी, 6 महीने में सरकार की हालत खराब हो गई, सारे गवर्नमेंट से हाथ खड़े कर दिए, बोले कुछ नहीं होगा। तो संशोधन किया और बोले 3 साल के भीतर करेगी। 3 वर्ष ही है भाई, अभी एक्ट के अंदर 3 वर्ष ही लिखा हुआ है। मैं आपको ये लिखा रहा हूं कि 2012 के जो संशोधन हुआ था उससे पहले उसमें लिखा था कि 6 माह के भीतर करेगी। 2012 के संशोधन में 6 माह की जगह कितना कर दिया, 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष वाला प्रावधान लाया कब गया था, 2012 में। तो नोट करके नीचे ऊपर ये याद आपको यही करना है, अभी के टाइम में क्या है, 3 वर्ष। नीचे लिखो ये 3 वर्ष से पहले क्या था, 6 माह, और संशोधन किया 12 में, 6 की जगह क्या कर दिया, 3 वर्ष। नीचे नोट करके 2012 में संशोधन में लिखो, 2012 के संशोधन में सीमा 6 माह की जगह 3 वर्ष की गई। सीमा 6 माह की जगह 3 वर्ष की गई। कहां चले गए,
इसमें सीमा 6 माह की जगह 3 वर्ष की गई। ओके, इसी धारा का दूसरा एक उपबंध और है, लिखो। छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं की जाएगी। गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं की जाएगी। धारा 27 में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य हैं जिनमें की नहीं की जाएगी, कौन कौन से ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य हैं जिसमें की जा सकती है, वो वहां पढ़ेंगे। तो पहली बात, 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात बनाना है। बनाने के लिए समुचित सरकार क्या करेगी, 3 साल के भीतर भीतर अपने सभी स्कूल्स के अंदर जो छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में बता रखा है वो अपने राज्य में लागू करेगी। लागू करने के बाद दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसमें यह भी लिख दिया कि हर सूरत में उन शिक्षकों की तैनाती स्कूल में ही रहेगी, गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं की जाएगी। ओके, लिखो धारा 26। रिक्तियों को भरा जाना। रिक्तियों को भरा जाना। अब ये रिक्तियों को भरा जाना आपको बता रखा है पहले, इसमें लिखो नीचे, कुल स्वीकृत पद, टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ, कुल स्वीकृत पदों की 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहेंगे। रिक्त नहीं रहेंगे। आरटीआई लगा के सरकार से मांग लो कहाँ कहाँ कितने कितने स्वीकृत पद हैं कक्षा 1 से 8। उसके बाद में देखो यदि 10% से कम है तो बोले या तो वैकेंसी निकालो या मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट। ऐसी संभावना बनेगी नहीं। सरकार बेचारी मर धर के इधर उधर से सारा प्रयास करने के बावजूद भी जो है ना, ये पद जितने ये करते हैं ये बन ही नहीं पाते। तो 10% से ज़्यादा पद किसी सूरत में रिक्त नहीं रहेंगे। ओके, रिक्त तब होते हैं जब प्रमोशन हो जाएगा, अदरवाइज लगभग लगभग हमारे यहाँ फुल से चलते हैं। धारा 27 लिखो। धारा 27 ये सारे बता रखे हैं आपको। गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों के नियोजन पर रोक। नियोजन यानी कि डिप्लॉयमेंट, तैनाती। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों के नियोजन पर रोक। सिर्फ 3 प्रकार के कार्य ऐसे हैं जिसमें शिक्षकों को नियोजित किया जा सकता है। यह प्रश्न अच्छा पूछा जा सकता है आपसे। उसको गैर शैक्षणिक कार्यों में वहां पे मनाही नहीं कर सकते। तभी अभी आप जब आप आगे जाएंगे उसके बाद में कभी बार आपको ये लगता है कि मुझे कुछ ऐसा समय चाहिए जिससे मैं, मान लो कोई पढ़ाई करता है, हर एक की अपनी अपनी होती है, तो हर अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करता है। ऐसे में मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे समय चाहिए, मेरे को यहाँ एसडीएम ऑफिस लगा दो, वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। एसडीएम साहब का सीधा संदेश आता है कि देखो ऊपर से एसीएस साहब का ये पत्र आया हुआ है कि किसी सूरत में, अभी निकाला अभी लेटेस्ट में, कि यदि किसी को कहीं पे डेप्यूट किया जाएगा तो उससे पहले मेरे से स्वीकृति ली जाएगी। तो इसमें इन्होंने कर दिया कि 3 प्रकार के काम ऐसे हैं जिसमें तो कर सकते हैं, जिसमें अच्छा उसमें एसडीएम साहब फिर कहते हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं, जनगणना में लगा देंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे जनगणना में, सॉरी उसमें चुनाव में लगा देंगे, या जनगणना आ रही है, जनगणना में तो वैसे ही सारे शिक्षक लगे रहते हैं,
तो चुनाव में ड्यूटी के नाम से मैं एसडीएम ऑफिस बुला लूंगा और यहां लगा देंगे। 3 वर्क ऐसे हैं जिसमें लगा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो 10 वर्षीय जनगणना। 10 वर्षीय जनगणना जो है केवल उसी में, हर साल जनगणना हो रही है, अलग अलग प्रकार की गणना हो रही है, उसमें नहीं लगा सकते। दूसरा, आपदा में कोई भी, अभी जैसे कोविड आया था, तो कोविड में यदि आपको कहीं लगा रहे हैं तो आप मना नहीं कर सकते, लगाए भी थे, खूब लगाए थे। उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है चुनावों में, और चुनाव सभी प्रकार के हो गए, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसमें, चाहे स्थानीय चुनाव हो, चाहे स्टेट के एमएलएज के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के एमपीज के चुनाव, सभी प्रकार के चुनावों में इन 3 जगह पर तो नियोजित किया जा सकता है। इन 3 के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में, गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक, ये आ गया धारा 27। फिर है धारा 28। लिखो धारा 28। लिखनी क्या? लिखो, क्या लिखना है? 3 नाम लिखने हैं इसमें। जनगणना 10 वर्षीय जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, आपदा राहत कार्य तथा चुनावों के अतिरिक्त, तथा चुनावों के अतिरिक्त शिक्षक को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाए, तथा चुनावों के अतिरिक्त शिक्षक को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाए। हैं? ऑफ करवा दें? फिर आपको इनको नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा लाइट ऑफ होने से। रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है ना, चलने दो। ठीक, लिख लिया? लिखो धारा 28। अब शिक्षक का सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी शिक्षक मान नहीं रहा, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो धारा 28 में क्या है? ट्यूशन पर प्रतिबंध। गैर शैक्षणिक या प्राइवेट जो शिक्षण क्रियाकलाप है उस पर प्रतिषेध। बस इतना ही लिख लो। ठीक, अब लिखो अध्याय। कौन सा अध्याय हुआ? 5। अध्याय 5। क्या है अध्याय 5? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। लिखो, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसको पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसका पूरा किया जाना, पूरा किया जाना। कितनी धाराएं इसके अंदर? कौन कौन सी? 29 और 30। पहले लिखो धारा 29। 29 में, किताब में 21 लिख दिया गया था, 29 कर लेना उसको। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया। अब देखो, ये पाठ्यक्रम कैसा होगा, ये मूल्यांकन की प्रोसीजर कैसी होगी।
ये संबंधित सरकार जो है वो तय करेगी। और संबंधित सरकार के द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी, किसके द्वारा तय किया जाएगा? इसमें भी घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी। द्वारा तय। देखो, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित सरकार के घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। पढ़ेंगे अभी आगे, शिक्षक छात्र अनुपात वहां देखेंगे, तय किया जाएगा। ओके, अब यहां पे अब दो प्रकार के वो हो सकते हैं। एक आपके सामने है केंद्र सरकार, है ना, और एक आपके लिए यहां पे क्या है? राज्य सरकार या समुचित सरकार, जो भी है। अपने यहां राजस्थान में राजस्थान सरकार हो गई। केंद्र सरकार ने इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए किसको घोषित कर रखा है? शैक्षणिक, वही उसी का ही आता है ना, सब कुछ पढ़ते हो आप, एनसीईआरटी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए क्या कर रखा है? देखो, जब ये एक्ट आया था उस समय इसका नाम क्या था? एसआईआरटी। तो ऑप्शन में आपके एसआईआरटी भी आ सकता है, लेकिन इसका नाम कब बदल दिया? 14 अगस्त 2000। तो 14 अगस्त 2018 को नाम बदल के क्या कर दिया? RSCERT बना लो। दिख नहीं रहा तो बता देता हूं। केंद्र सरकार NCERT और राज्य सरकार के लिए SIERT। गिरिजा, गिरिजा है। राज्य सरकार के लिए SIERT, जिसका नाम बदलकर 14 अगस्त 2018 को RSCERT कर दिया गया। ठीक है, चलो अब इसमें आगे कुछ निर्धारित किया गया कि यह पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए। लिख लिया सभी ने? ठीक। 29(2) में लिखा हुआ है कि शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा लिखो, 29(2) में शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। वही बात है, प्रश्न यदि ऐसा बनाना है कि निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखने का प्रावधान किया गया है, 5-6 जो बातें हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। अच्छा प्रश्न बनाए तो यहां से आएगा। फिर पहली बात है, पाठ्यक्रम किसके अनुरूप हो। हम संविधान की बात करेंगे, सबसे ऊपर क्या है? संविधान। तो लिखो, संविधान के मूल्यों के अनुरूप। पूरी लिखने की जरूरत नहीं है लाइन। पाठ्यक्रम संविधान के मूल्यों के अनुरूप हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ब्रेक करने वाला पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की बात कॉन्स्टिट्यूशन करती है, तो हमें भी पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता को साथ लेकर चलना है।
धार्मिक बातें नहीं करनी है पाठ्यक्रम में, समझ रहे हैं ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर मूल अधिकार को लेकर आरक्षण की जो बात पॉजिटिवली कही गई है, उस आरक्षण को हमें अपने पाठ्यक्रम में पॉजिटिव बताना है। वो भेदभाव है, लेकिन उसे संरक्षणात्मक भेदभाव बोला जाता है। ऐसे लोग जो किसी वजह से पिछड़े हुए थे, उनको यदि संरक्षण प्रदान नहीं किया तो वो बहुत पिछड़े रह जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, यही हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। समझिए इसका मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम हो। दूसरा, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला पाठ्यक्रम हो। सर्वांगीण विकास कब होगा? जब बालक के अंदर नॉलेज आएगा, ज्ञान आएगा। नॉलेज हिंदी में लिख लो, ज्ञान, बालक में ज्ञान, अंतः शक्ति, पोटेंशियलिटी तथा टैलेंट, योग्यता। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक में ज्ञान, अंतः शक्ति, पोटेंशियलिटी व योग्यता, टैलेंट का निर्माण कर सके। और हर प्रकार से विकास तब होगा जब बालक का शारीरिक विकास होने के साथ साथ क्या हो? मानसिक विकास हो। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालक का शारीरिक व मानसिक विकास करने वाला होना चाहिए। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब उसके अंदर नॉलेज हो, उसके अंदर पोटेंशियलिटी हो, और उसके अंदर टैलेंट जो है उसका निर्माण हो। और ये सब चीज होगी तो बालक का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होगा, और वो बहुत जरूरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगला लिखो। और ये सब चीजें कैसे होगी? ये सब चीजें होगी बाल केंद्रित तथा बाल अनुकूल शिक्षण से। तो नेक्स्ट लिखो, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंट्रिक व बाल अनुकूल, चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से, चाइल्ड सेंट्रिक व चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से तीन चीजें होनी चाहिए शिक्षण में: खोज, डिस्कवरी, प्रकटीकरण, एक्सप्लोरेशन तथा गतिविधि। गतिविधि आधारित शिक्षण हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें करना है बाल केंद्रित व बाल अनुकूल तरीके से खोज, प्रकटीकरण तथा गतिविधियों के आधार पर शिक्षण होना चाहिए। इस बात को समझ रहे हैं क्या? खोज का मतलब यह है कि बच्चे के अंदर खोजी प्रवृत्ति विकसित हो, वो नई नई चीज को इन्वेंट करने के, क्योंकि तभी हम क्या है, हमारी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। पहले वैज्ञानिक बहुत अच्छे हुआ करते थे, आजकल आप धीरे धीरे वैज्ञानिकों के नाम कम सुनने लगे। नहीं, सही बात है। आजकल हम एक अलग चकाचौंध में रहने लग गए हैं। उपभोक्तावाद की एक ऐसी प्रकृति हमारे ऊपर हावी हो गई है। पहले हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक होते थे, और ये कल्चर इससे पहले यूएस वगैरह में आ गई थी, हमारे में अब आई है। यूएस वगैरह में इतने अच्छे वैज्ञानिक पैदा नहीं हो रहे थे, यहाँ से ले जाते थे, फिर अब यहाँ भी बंद हो गए होने धीरे धीरे, क्योंकि हमारे सिलेबस को, हमारे पाठ्यक्रम को उस हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर उस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़े। न हमारे अंदर कोई ऐसे अभिभावक हैं जो ऐसी प्रवृत्ति बढ़ाना चाहते हो। तो बच्चों में इस प्रकार की खोज वाली प्रवृत्ति बढ़े, उसके लिए अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम में चीज़ें विहित की जानी चाहिए। कुछ ऐसे टैलेंट प्रोग्राम्स रखे जाने चाहिए, उनमें एक्सप्लोरेशंस हो, प्रकटीकरण करें, खुद को बाहर रखें, प्रस्तुत करें।
हमें तो खुद को दबा देते थे कि नहीं 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 ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे करते थे ना, वहीं दब जाते थे हम। 12वीं क्लास ग्रेजुएशन तक तो पता ही नहीं था कि मैं हूँ क्या। उसके बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ इतना भी है हमारे अंदर। तो कभी हमारा प्रकटीकरण हुआ ही नहीं। आजकल ऐसा होने लग गया, बच्चों का आप देखते होंगे 100% पार्टिसिपेशन कुछ स्कूल्स में होता है। 100% पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि 20-30 बच्चों, और ये तभी संभव है जब 30:1 शिक्षक अनुपात होगा। लेकिन ये सरकारी स्कूल्स में नहीं हो रहा, ये हमें करना है अच्छा शिक्षक होने के नाते। आप जब जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे छाप छोड़ना कि मतलब देखो काम कहीं करें, लेकिन वहाँ काम ऐसा करें कि खुद को मजा आए, आपके साथ काम करने वाले को मजा आए, आपके आसपास के वातावरण में सभी लोग उससे प्रेरित हो, एक पॉजिटिव एनर्जी सब जगह आप पैदा कर दें। तो 35 बच्चों की जब क्लास होगी तो उसके अंदर कैसे आप प्रत्येक बच्चे को मंच पर लाके उसको एक्सप्लोर करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा होता है। प्राइवेट स्कूल्स वाले हमसे आपसे कम से कम ये मान के चलो 3 गुना कमजोर है, इतना तो मान के चलो। आज भी वो ये चाहते हैं कि हमारा किसी न किसी रूप में सरकारी स्कूल में हो जाए, हो ही नहीं पाता, आसपास नहीं आते। लेकिन उनका एक मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो उनको ऐसी कंट्रोलिंग करता है कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की करवा सके। आपको ये सीख के जाना है यहीं से, कैसे 100% पार्टी। हर एक बच्चे को कुछ अलग अलग टॉपिक दो, बोलो, सामने बोलो, गाने, कुछ भी। डांस करना है उसको डांस करवाइए, किसी टॉपिक के ऊपर सबसे बुलवाइए कि मेरा अच्छा फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर जाके सबको सामने बोलना है, तो वो तैयार करके आएगा। उसके अंदर ये प्रवृत्तियां जो है ये विकसित होगी, खोजी प्रवृत्ति विकसित होगी, उसमें एक्सप्लोरेशंस होगा। और ये सब करने के लिए किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए? गतिविधि आधारित। ठीक है, अंतिम लिखो। अभी और है 2-3 लिखो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा के अनुरूप हो, यह भी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चे की जो मदर लैंग्वेज है उसी में वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएगा। गांव में कभी बार ऐसा होता है कि बच्चे को ऐसी स्कूल में डाल दिया जाता है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्कूल में, वो कर नहीं पाता है क्योंकि घर पे इंग्लिश मीडियम का माहौल नहीं है। हम भी तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं, तो पढ़ क्यों नहीं सकते? इंग्लिश मीडियम सब जगह जरूरी नहीं है। हिंदी मीडियम में यदि आपने, हिंदी मीडियम दिक्कत एक ही है सिर्फ कि हिंदी मीडियम में कंटेंट ठीक नहीं है, लेकिन 10वीं क्लास तक कंटेंट में कहीं कमी नहीं है। और उसके बाद में उसको इस प्रकार से तैयार करो कि वो सभी लैंग्वेज में पकड़ रखे, बट अपनी मातृभाषा को भूले नहीं। मातृभाषा में जितनी आसानी से वो चीजें ले सकता है उतनी कभी भी कहीं नहीं सीख पाएगा। उसके एक्सप्रेशंस मातृभाषा में जितने अच्छे होंगे वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं होंगे। तो आरटी ये कहता है कि मातृभाषा में, अब क्वेश्चन यही पूछ लिया कि आरटी क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षण होना चाहिए, ये कहता है नहीं, किसमें होना चाहिए? मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में शिक्षण होना चाहिए। अगला लिखो। भय मुक्त वातावरण। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि स्कूल में भय मुक्त वातावरण हो। बच्चा भय मुक्त वातावरण में सोच विचार करने की क्षमता रखे। लिखो, भय मुक्त वातावरण में सोच विचार करने की क्षमता रखे। यानी कि सिलेबस में इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए जो बच्चे में थिंकिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ाए, ना कि ऐसा कि मीनिंग डायरी में से कल 2 पेज याद करके आना, नहीं तो सिर को तैयार करके लेके आ जाना। ऐसा नहीं होना। ऐसा ही है हमारा पाठ्यक्रम सब। अंतिम लिखो। लिखो, बालक के ज्ञान को समझने, ज्ञान को समझने तथा उसको उपयोग में लेने का, तथा उसको उपयोग में लेने का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण के दौरान हो।
ये बातें हम समझेंगे अच्छे तरीके से जब शिक्षण के उद्देश्य और मूल्यांकन पढ़ेंगे। इस बात को, बच्चे के अंदर नॉलेज जो उसने लिया है, केवल ज्ञान तो कोई दे सकता है, बट वो जो ज्ञान हुआ है उसकी समझ उस बच्चे में पैदा हुई कि नहीं हुई, या उस ज्ञान को वो कहीं पे भी दैनिक जीवन में उपयोग लेने में सक्षम है कि नहीं है, उसको जानने के लिए हमें टीचिंग के दौरान, शिक्षण के दौरान कंटिन्यूअसली बच्चे का क्या करना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्य। प्रश्न आपसे पूछेगा कि आरटी के किस अधिनियम में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उल्लेख है, कौन सा हो गया, कौन सी धारा में, कौन सा हो गया, 29 में। ठीक है, कंप्लीट। धारा 30, धारा 30 लिखो। परीक्षा तथा समापन प्रमाण पत्र। एग्जाम एंड कंप्लीटिशन सर्टिफिकेट, परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र। देखो दो चीजें इसमें, एग्जाम्स की यदि बात आए तो बच्चा जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे वहां तक जरूरी नहीं है कि वो कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करे, अनिवार्य नहीं है। इसीलिए बीच में बोर्ड परीक्षाओं को हटाया गया था ना? अनिवार्य नहीं है कि बच्चा उसको उत्तीर्ण करे। तो पहली लाइन लिखो, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बालक को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। अब मान लो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो गई, उसको रोकना है नहीं, मान लो सरकार ने कहा नहीं रोकेंगे, प्रारंभिक शिक्षा या फिर पास कर ली उसने, एग्जाम्स, री एग्जाम सारी पास कर ली, पूरी होने के बाद में उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसका प्रारूप सरकार तय करेगी। ठीक है, तो नीचे लिखो, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, नाम यही आता है इसका। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता या प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 8वीं क्लास की मार्कशीट में लिखा होता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, ये ऊपर लिखा होता है, देखना कभी 8वीं की अभी की जो। ठीक है, ये हो गए धारा 29 और 30। नेक्स्ट अध्याय 6, अध्याय 6 लिखो, बालक के अधिकारों का संरक्षण। बालक के अधिकारों का संरक्षण। अधिकारों का संरक्षण कितने हैं इसके अंदर, धाराएं कितनी हैं, कौन कौन सी, 31, 32, 33, 34। पहले लिखो 31। बालक के शिक्षा के अधिकार मॉनिटर करना। बालक के शिक्षा के अधिकार मॉनिटर करना। और देखो इसमें क्या है, समझना, इसको थोड़ा सा समझना, यहां से प्रश्न थोड़ा अंदर से आ सकता है।
इसमें दो प्रकार के आयोग होते हैं आपके बालकों के अधिकार को संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आयोग हो गया? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। और राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग हो गए। इन दोनों को पावर्स दी हुई होती है। एक है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और एक है राज्य बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, इनको इनके अधिनियम में कुछ पावर्स दी हुई है या कुछ ड्यूटीज बताई हुई है कि आपको ये काम करने हैं बालकों के संरक्षण के लिए, बता दी। इन ड्यूटीज को पूरा करने के अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट ने भी इसको कुछ ड्यूटीज दी है कि आपको ये काम भी करने हैं। यानी बालकों के अधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं तो बालकों को एक अधिकार हमने दे रखा है, वो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। और आपको इसकी भी आगे का जी मैं एक बार तो क्लास में एक बार सारे तैयार कर दो आप। रिजल्ट आपका आने वाला है, आ जाएगा अभी। देखो आगे से ध्यान रखना, अभी तो ऐसे कर देंगे मैसेज सभी को। इस बार रिजल्ट बनाने में बड़ा जोर इसलिए आया, बना रहे हैं सभी का, फिर भी किसी ने रोल नंबर सही से, क्योंकि कैजुअली ले लेते हैं ना हम कभी कभार, यहाँ कोई रोल नंबर ठीक से नहीं भरता है, कोई भरता ही नहीं है, कोई मोबाइल नंबर इधर उधर कर रहा है, तो वो उसको फिर रीड जो करता है। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि आपके ये संख्या 10 से 15% है, यानी कि 20,000 में से यदि ऐसे बच्चे 2,000 के आसपास आ गए तो 19,900 के आसपास आप बैठे थे इस पहले एग्जाम में। सेकंड के अंदर आपकी संख्या बढ़ गई मेरे हिसाब 3-4 हज़ार, 23-24 हो गई। अब 2,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके ये समस्या थी, मैन्युअली उनको हमने निकाल लिया, वहाँ कभी नहीं निकालेगा वो साइड में गई और जीरो, रिजल्ट जीरो आता है। फिर वो आके कहता है कि मेरा तो आया नहीं, मेरे तो इतने नंबर आए, या फिर वो अंक काटते हैं सीधे। यदि इस प्रकार की दिक्कत आती है तो उनको मेहनत करनी होती है ना, 5 नंबर काटते हैं या उस कुछ ऐसा भी वो करते हैं, रोल नंबर ठीक नहीं भरा तो 5 या 7 नंबर भी काटते हैं। तो ये करना नहीं है, मेहनत हम तो कर लेंगे, अगले टेस्ट में हम ये भी नहीं करेंगे। यदि किसी का रोल नंबर ठीक नहीं भरा गया तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये दूसरे तक का तो देख रहे हैं, इसके बाद में बहुत समय बिना मतलब का जाता है वहाँ पे। देखो यहाँ क्या है, ये अधिकार, इनके कुछ कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों के अलावा इनको क्या क्या करना है ये लिख लो, लिख लिया, ये बना लिया क्या? राज्य बाल, ऐसे ही बनाते रहो साथ साथ में इस डायग्राम को। इसकी तो धारा 3 में, इसकी धारा कितने 14 के अंदर है, 17, सॉरी सर, ये जरूरी नहीं है। इनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करेंगे, निम्नलिखित कार्य करेंगे। निम्नलिखित कार्यों में सबसे पहला कार्य है, वो लिखो, परीक्षण व समीक्षा। मैं बार बार बालकों का अधिकार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। बालकों के अधिकारों की, उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसका क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे तथा रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। निम्नलिखित कार्य करेंगे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग के अधिनियम में जो भी कर्तव्य लिखे हुए हैं, उनके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य ये दोनों आयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए? पहला कार्य है परीक्षण तथा समीक्षा। ये प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा कि कौन कौन से कार्य करेंगे। ये 3 पॉइंट्स स्पेशली आपको याद रखने हैं। नंबर 1 क्या हुआ? परीक्षण करेंगे बालकों के अधिकारों का और उनकी रिव्यूज करेंगे कि मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं। दूसरा, यदि कोई परिवाद आया है तो उस परिवाद की क्या करेंगे? जांच करेंगे।
इनके पास यदि कोई कंप्लेंट आई है कि मेरे इस बच्चे को इनका शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, उसका जांच करने का भी इनका कार्य रहेगा। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, अभियोजन में तीव्रता, अभियोजन में तेजी, तीव्रता तथा अनुदान, कॉस्ट में कर लो ग्रांट, अभियोजन में तीव्रता तथा अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा, अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करेंगे, या जो भी संबंधित सरकार है, संबंधित सरकार को करेंगे। तीनों को समझना, मैं फिर समझा देता हूं। एक्ट में ये बात ऐसे नहीं लिखी हुई है, मैं जो लिखा रहा हूं, एक्ट में इतना ही लिखा कि धारा 15 और 24 जो बालक संरक्षण अधिकार अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अंदर जो कार्रवाई है वो यहां पे इनके लिए भी करेंगे। वो कार्रवाई क्या है समझा देता हूं। बालकों के अधिकारों का सबसे पहले एग्जामाइन करेंगे और उनका रिव्यूज करेंगे कि उनको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे हैं। यदि कोई उनके खिलाफ कोई जांच आई है, शैक्षणिक प्राधिकारी के खिलाफ, समुचित सरकार के खिलाफ यदि कोई जांच आई है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसकी जांच कौन करेगा? ये दोनों। यदि राज्य सरकार, राज्य बाल संरक्षण के पास आई है तो ये करेगा, राष्ट्रीय के पास आई है तो ये करेगा। इसके अतिरिक्त अब मान लो वो कोई केस कहीं चल रहा है, केस कहीं कहीं भी मान लो कोर्ट में भी चलता है, कभी कभार अलग अलग जगह पर वो केस हो सकता है, तो बालक को अधिकार नहीं मिल रहा है, उसका कोई केस चल रहा है, उससे बोलते हैं अभियोजन चल रहा है उसके ऊपर, और उस अभियोजन को पूरा करने में तेजी रहे कि 2 महीने में, 1 महीने में ये काम पूरा का पूरा हो जाए, उसके लिए ये राज्य सरकार को अनुशंसा देगा कि भाई ये जो मामला चल रहा है, या इवन चाहे तो उच्चतम न्यायालय को भी ये गाइडेंस दे सकता है, उच्च न्यायालय को भी, कि इस क्या प्रकरण के अंदर तेजी लाई जाए। सामान्यतः होता है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो तारीख पर तारीख नहीं आनी चाहिए। अभियोजन में क्या होनी चाहिए? तीव्रता। अच्छा, उसके बाद यदि कोई बेचारा, ऐसा लगभग सभी एक्ट में है जिसके अंदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे SC/ST एक्ट भी है, बहुत से एक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर यदि शिकायत आ गई, प्रकरण चल रहा है, तो फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अनुदान मिलना चाहिए, ग्रांट मिलना चाहिए, और तुरंत मिलना चाहिए। तो तुरंत उसको कितना ग्रांट कैसा मिलना चाहिए, उस अनुदान राशि की भी ये अनुशंसा किसको करेगा? राज्य सरकार को। 3 प्रकार के काम कौन कौन से हो गए? पहला क्या है? परीक्षण व समीक्षा। दूसरा क्या करेगा? जांच करेगा। तीसरा क्या करेगा? अभियोजन में तेजी के लिए या फिर पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित बालक को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट लिखो, अगला पॉइंट इसी में लिखो। इन्हें सिविल कोर्ट के शक्तियां प्राप्त होगी। इन्हें जांच करते, हाँ नीचे नीचे नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट 1 हो गया। ऐसे ही पॉइंट 2, इन्हें का मतलब क्या है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग। इन्हें जांच करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी। कोष्टक में लिख लो धारा 14 और धारा 24। जो छोटी वाली धारा है वो हमेशा किसके लिए है? राष्ट्रीय के लिए। बड़ी वाली धारा किसके लिए? राज्य के लिए। यहां पे धारा 3 और धारा 17, यहां पे धारा
15 और धारा 24। 15 किसके लिए? राष्ट्रीय के लिए। 24 किसके लिए? राज्य के लिए। अब 14 और 24 तो अब है तीसरे में। जो अभी आपको ये जो शक्तियां, सिविल कोड की शक्तियां, उसमें लिखो धारा 14 और 24। अनुशंसा करने वाला जो पार्ट है इसमें धारा 15 और 24, और जो सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं उसमें लिख दो धारा 14 और 24। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इन्हें तो याद रहेगी, इन्हें वो अगला पूछेगा ऐसे। धारा 14 और 24 लिख लो, सिविल कोर्ट की शक्तियां। अब देखो इसका मतलब समझा देता हूं क्या है। इसका मतलब यह है, एक्ट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, मैं एक्ट की बात बताता हूं। एक्ट में केवल इतना लिखा हुआ है कि ये जो आयोग हैं ये धारा 15 और धारा 24 के अधीन कार्रवाई करेंगे, इतना ही है। और धारा 15 में राष्ट्रीय आयोग के लिए लिखी हुई है एक बात, धारा 24 में राज्य आयोग के लिए एक बात लिखी हुई है कि यदि इस प्रकार की कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसके अभियोजन में तेजी तथा उसको तुरंत ग्रांट मिले, उसके लिए वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अनुशंसा करेगा। तो इस एक्ट के अनुसार वो क्या करेगा? यदि कोई शिक्षा का अधिकार का पीड़ित है तो उनके लिए अनुशंसा। ये मतलब हो गया धारा 15 और 24 में। अब जांच करते समय उसको शक्ति कौन सी मिलेगी? जो धारा 14 और 24 में लिखी हुई है। धारा 14 में लिखा हुआ है कि उसको सिविल कोर्ट वाली सारी शक्तियां मिलेगी, धारा 24 में लिखी हुई है उसको सिविल कोर्ट वाली सारी शक्तियां मिलेगी। तो यदि राष्ट्रीय है तो धारा 14, राज्य है तो धारा, क्लियर? अब ठीक है। अंतिम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड लिखो, 31(3). ये प्रश्न भी आया था आपके, आया था ना? लिखो, यदि राज्य में बाल संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया है, बाल संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया है, तो समुचित सरकार ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकती है। ऐसे प्राधिकरण, अथॉरिटी, ऐसे प्राधिकरण या अथॉरिटी का गठन कर सकती है जो उपरोक्त कार्य का संचालन करे। उपरोक्त कार्य का संचालन करे। समझे इस बात को? यदि मान लो किसी स्टेट के अंदर राज्य बाल संरक्षण आयोग गठित है ही नहीं, जब गठित नहीं है तो ये जो 3 काम हमने बताए हैं, इन तीनों कामों को करने के लिए समुचित सरकार वहां पे इस प्रकार के किसी अतिरिक्त प्राधिकरण का गठन कर सकती है। वो गठन करने का पावर किसके पास होगा? समुचित सरकार। प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा, केंद्र सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी। क्या होगा? समुचित सरकार। आया था प्रश्न? ठीक है। बालकों के अधिकारों की मॉनिटरिंग हमने कर ली। मॉनिटरिंग की ना, कि बालकों के अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए 2 प्रकार के आयोग की बात की है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग। राष्ट्रीय आयोग धारा 3, राज्य आयोग धारा 17। इन आयोगों के जो भी अधिनियम में जो बातें लिखी हुई वो तो ये पूरा करेंगे, उसके अतिरिक्त 3 प्रमुख काम और करेंगे। बालकों के शिक्षा के अधिकार का परीक्षण तथा उनका समीक्षा, एग्जामाइन एंड रिव्यूज। ठीक है। सेकंड काम ये करेंगे, यदि कोई परिवाद उनको मिला है उसके संदर्भ में तो वो जांच करेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, यदि कहीं पे भी प्रक्रिया चल रही है तो अभियोजन में तेजी कैसे हो, तारीख पे तारीख नहीं आए, और बालक जो पीड़ित है उसको तुरंत ग्रांट कैसे मिले, उसके लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। ये 3 काम इसके बताए गए हैं। जांच करते समय इसको किस प्रकार के पावर्स रहेंगे? सिविल कोर्ट के पावर रहेंगे। कौन कौन सी धारा आ गई? 14 और 24। क्लियर? अब यदि इस प्रकार का हमारे पास राज्य बाल संरक्षण आयोग नहीं है तो कौन सी सरकार कर सकती है गठन? समुचित सरकार। किसका? प्राधिकरण का गठन कर सकती है। धारा
32 शिकायत दूर करना। शिकायत दूर करना। एक काम करो, धारा 24 में आओ। शिकायत दूर करना लिखाया था क्या मैंने? लिखा दिया था क्या? तय विधि से शिकायत दूर की जाएगी, धारा 24 में। नहीं लिखा है ना? तो ऐसे क्यों बोल रहे हो लिखा है? मुझे याद आ रहा है कि नहीं लिखा है। लिखाओ, ऊपर ऊपर लिखा है, नीचे लिखो एक लाइन और। उसमें धारा 24 में नीचे एक पॉइंट लिखो, अंतिम पॉइंट धारा 24 में। ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे समझ नहीं आएगा नहीं तो। सरकार तय विधि से शिक्षकों की शिकायत दूर करेगी। सरकार तय विधि से शिक्षकों की शिकायत दूर करेगी। ये जब शिकायत दूर करना आया तो मुझे याद आया कि अंतिम पॉइंट नहीं लिखा है आपको, इसलिए कहता हूं खुला खुला लिखा करो। टीचर्स भूल जाता है, मानवीय है। ठीक है, वो शिक्षकों की शिकायत कैसे दूर होगी आगे पढ़ेंगे हम। आ जाओ वापस यहाँ पे, धारा 32 में शिकायत को दूर करना। अब देखिए, कोई व्यक्ति के पास ये शिकायत हो सकती है कि मेरे बच्चे को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिकायत कहां जाके करेगा? कहां करेगा? राज्य बाल संरक्षण आयोग में। वो व्यक्ति कहां कर सकता है? लोकल अथॉरिटी के पास अपनी ऐसी शिकायत कर सकता है, क्योंकि वो कहां जाएगा? राज्य बाल संरक्षण आयोग, वहां जाएगा, वहां घूमेगा। यदि वो चाहे तो वो व्यक्ति अपनी शिकायत जो है वो किसको कर सकता है? स्थानीय प्राधिकारी। लिख लो, स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कर दी। अब स्थानीय प्राधिकारी का क्या दायित्व बनता है कि जो शिकायत इसको हुई है, कितने माह में इसको पूरा करें? 3 माह में इस शिकायत का निपटारा करे। स्थानीय प्राधिकारी 3 माह में शिकायत का निपटान करे। अब मान लो स्थानीय प्राधिकारी की जो 3 माह में अंदर अंदर उसने उस शिकायत को सॉल्व आउट कर दिया और उससे वो व्यक्ति जिसने शिकायत की वो संतुष्ट नहीं है, तो उसका किसका अधिकार होगा? किसका होगा? अपील का अधिकार होगा। तो वो व्यक्ति अपील कहां कर सकता है? यदि राज्य के अंदर है तो कहां करेगा? राज्य बाल संरक्षण आयोग। केंद्र का है तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। लेकिन यदि राज्य बाल संरक्षण आयोग गठित नहीं है तो कहां करेगा? धारा 31(3) के तहत गठित प्राधिकारी को। लिख लो, अपील राज्य बाल संरक्षण आयोग या धारा 31(3) के तहत गठित प्राधिकारी को करेगा। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चले आगे। अब लिखो नेक्स्ट धारा 33 और नीचे उसके जस्ट धारा 34। धारा 33 क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद।
नाम से ही पता है ये क्या है, राज्य सलाहकार परिषद। ये प्रश्न पूछा था अभी, परामर्श देना है, परामर्श देने के लिए किस प्रकार की दो संस्थाएं होगी, कौन कौन सी? यदि केंद्र सरकार को देना है तो राष्ट्रीय, इसमें लिखो केंद्र सरकार को परामर्श, केंद्र सरकार को परामर्श, इसका काम केवल सलाह देना है, नाम से ही पता है। ये देगा राज्य सरकार को परामर्श, ये गलत लिख दिया गया आपके उस नोट्स में, तो इतना तो समझदार हो ना आप, बहुत बड़ी गलती नहीं है, देखते ही समझ आ गया होगा कि राज्य ही है यहां पे, राज्य सरकार को परामर्श। ठीक है, इस धारा के अंदर, इन दोनों ही धाराओं में 33 और 34 के अंदर इनके कुछ इनके लिए कौन से भत्ते होंगे, क्या चीजें होगी, शर्तें वगैरह, ये भी इन धाराओं के अंदर जिक्र किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 33 और 34 कंप्लीट हो गया। ये अगला अध्याय क्या है, मिसलेनियस, प्रकीर्ण, अन्य, अंतिम अध्याय आज पूरा होने वाला है अपना, अध्याय 7, प्रकीर्ण या अन्य या मिसलेनियस या विविध, अन्य की जगह विविध लिखो, विविध। सबसे पहले लिखो धारा 35, धारा 35 में लिखो निर्देश जारी करने की शक्ति। निर्देश जारी करने की शक्ति। तीन प्रकार के अथॉरिटीज आपके पास है। सबसे पहला कौन सा है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो निर्देश किसको जारी कर सकती है, मतलब राज्य अपने आप, वही बात है, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे ही बना लो, ऐसे समझ आ जाएगा ना। केंद्र सरकार कर सकती है, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी। उसके बाद में आता है समुचित सरकार या राज्य सरकार, यदि समुचित सरकार आपके राज्य में है तो। समुचित सरकार कर सकती है स्थानीय प्राधिकारी तथा एसएमसी। ऊपर से गाइडलाइंस जारी होती है, एक प्रपत्र में गाइडलाइंस आती है कि आपको ये काम करने हैं। गाइडलाइंस जारी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज को। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कर सकती है, लोकल अथॉरिटीज एंड एसएमसीज को। अब लोकल अथॉरिटी को भी पावर है, वो भी कर सकती है। स्थानीय प्राधिकारी किसको कर सकती है, एसएमसीज को। एसएमसीज को तो सिर्फ काम करना है, अंतिम इकाई एसएमसी। हो गया, समझाने लायक कुछ है नहीं ना इनमें, तो गति ज्यादा तेज होगी, अंत में आपको ऐसे लगेगा सही है। चलो आज पूरा करना ही है इसको किसी भी हालात में। अगला धारा 36 लिखो, धारा 36।
अभियोजन से पूर्व स्वीकृति, अभियोजन से पूर्व स्वीकृति, प्रोसिक्यूशंस यदि चलाएं, अभियोजन का मतलब ये होता है ट्रायल चलनी शुरू हो जाती है फिर उसके ऊपर। जैसे मान लो जहां दंडनीय प्रावधान है, जहां जहां भी, वहां प्रोसिक्यूशन चलता है, कोई भी हो, चाहे कहीं पे भी। आप यदि इधर बात करेंगे आईपीसीज वगैरह में, तो यहाँ प्रोसिक्यूशन ही चलता है सब जगह। और इस एक्ट में 3 धाराएं ऐसी है जहां दंडनीय प्रावधान थे, 3 ही थे ना पूरे एक्ट के अंदर। कहीं दंड का प्रावधान कितनी धाराओं में था? सबसे पहले कौन सी में था? 13 में। कैपिटेशन शुल्क लेने पर, देखो अपन लिख ही लेते हैं, जो दंडनीय प्रावधान वाली धारा थी, धारा 13 में क्या था? यदि कैपिटेशन फीस लेगा तो फीस का कितना गुना? 10 गुना। ये बात समझ जाओगे ना आप? ठीक है, पहले लिखाई हुई है। और यदि स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स के अंदर रखेंगे तो पहली बार में कितने रुपए? 25,000। और सेकंड टाइम में कितने? 50,000। गुड, ये दंडनीय प्रावधान था। उसके बाद में धारा किस में था? 18। यदि वो स्कूल मान्यता समाप्त होने के बाद भी चलाएगा तो कितने रुपए? मान्यता के बाद। अच्छा, ये किस प्रकार के स्कूल में था? जो स्कूल स्थापित किए गए हैं मान और मानकों के तहत, जिसका सर्टिफिकेट दिया है इन्होंने, और वो स्कूल यदि बाद में इस प्रकार से नहीं चला रहे सही से, उनके लिए ठीक है, तो इसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर उसके बाद भी चलाए तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का था। तीसरा, यदि कोई स्कूल पहले से आ रहा है, इस एक्ट के लागू होने से पहले से स्थापित स्कूल है, तो पहले से स्थापित स्कूल को हमने बोला था कि कितने साल के अंदर अंदर हमें ये करना है। आपको स्कूल को अपने खर्चे पर प्रबंधन उसकी व्यवस्था करेगा कि वो मान और मानक पूरा करे। यदि वो नहीं कर रहा है तो उसको रद्द कर सकते हैं, और उसके अंदर सेम प्रोविजन जो इधर थे वो के वो इधर थे। ये 3 चीज पढ़ी थी ना हमने। तो धारा 13, धारा 18 और धारा 19, इन तीनों के अंदर यदि कोई भी उल्लंघन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी पावर दी गई है वो व्यक्ति उल्लंघन करते ही वो अधिकृत अधिकारी दिखा था ना, एक वो जो अधिकृत प्राधिकारी है वो एक लिखित आदेश के द्वारा इसमें जो मान्यता जो दे रहा है वही एक लिखित आदेश के द्वारा इनकी मान्यता वापस ले सकता है, लिखा हुआ था। लेकिन वो लिखित आदेश इतना आराम से नहीं मिलेगा, उसको ये करना है, उसको यदि ये प्रोसिक्यूशन चलाना है तो उससे पहले उसको सक्षम प्राधिकारी से क्या लेनी पड़ेगी? पूर्वानुमति। बिना पूर्वानुमति के इन तीनों प्रकार के धाराओं में किसी भी सूरत में अभियोजन शुरू नहीं कर सकते। प्रश्न आया था क्या आपके एग्जाम में? आसान था ना, या उस समय नहीं लगा आसान? नहीं लगा, अब तो आसान लग रहा है। लिख लो, ऐसे ही लिखोगे या फिर कुछ अलग लिखाऊं? तो ऐसे ही लिख लो, फिर नीचे लिख लेना बिना पूर्वानुमति के। मैं नीचे लिख देता हूं लाइन, इन तीनों धाराओं में बिना पूर्वानुमति के अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता। अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन यह ध्यान रखना, सेवा नियमों के तहत जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसमें पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, तुरंत कर देंगे जहां भी आपके अधिकारी है। जो भी शैक्षणिक कोई भी प्राधिकारी जो गवर्नमेंट तय करेगी उसके द्वारा उसको पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट चाहती है तो खुद से भी दिला सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट मंत्री जी हैं उनसे पूर्वानुमति लो, या फिर कोई किसी को ऑथराइज कर देगी कि इससे आपको लेनी है। बट समुचित सरकार के द्वारा तय किया गया होगा, वो केंद्र की जरूरत नहीं है यहां पे। बस 2 मिनट भाई।
क्लास है क्या अगली कोई? मैं धारा 37 और 38 तो कराई देता हूं। करो फटाफट करो, लिख लिया ना ये? कुछ टारगेट सेट करके मैंने 2 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस पूरा करवाना है। 2-2 घंटे इसीलिए आपको करके, और 2 घंटे की आपकी क्लास, अगले 2 दिन 2-2 घंटे, संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और लगेगा। फिर अब इतना पढ़ा हुआ है ना, ये पुरानी चीज़ जैसे मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको सारी याद रहेगी। जब सारी याद रहेगी मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लिखना है, आपको बोलना है और चलती जाएगी चीज़ें। ऐसे ही करेंगे। याद एक बार पढ़ के आ जाना, कल से एक्ट पढ़े उससे पहले पूरा आपका जो रूल्स पढ़े उससे पहले पूरा एक्ट आपको याद होना चाहिए, ताकि रूल्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, धारा 37, गुड फेथ, सद्भावना। ये एक शब्द आता है, ये शब्द आपको बार बार मिलेगा आगे जाओगे तो। गुड फेथ में यदि कोई भी काम कर रहा है, जैसे मान लो पुलिस अधिकारी है और वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां गया और अचानक स्थितियां बिगड़ गई है और उसके सेल्फ डिफेंस में या फिर सभी के डिफेंस के लिए किसी को लाठीचार्ज हो गई, किसी को गोली लग गई, तो वहां इंटेंशनली उसने गोली नहीं मारी कि मुझे इसको मारना है, ऐसा नहीं है ना। वहां उसने काम किसके लिए किया था? गुड फेथ में, सद्भावनापूर्वक कोई काम किया था। तो गुड फेथ में सद्भावनापूर्वक इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, कोई भी सक्षम अधिकारी या कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो इस एक्ट को लागू करने के लिए गुड फेथ में किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट के अंदर कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। समझ गए? इतना ही लिख लो, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। बस सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण या कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 38, वैसे धारा 38 मैं चाहूंगा कि आपको होमवर्क के रूप में दूं मैं। इसमें देखो क्या करना है, मैं समझा देता हूं यहीं पे, बता मैं यहाँ दूंगा आपको। कुछ ऐसी चीजें होगी। धारा 38 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। राज्य सरकार निम्नलिखित चीजों के ऊपर रूल्स बना सकती है। तो रूल्स बनाने की शक्ति कौन प्रदान करती है? धारा 38। ठीक है, अब रूल्स किस किस पे बना सकती है, मैं एक बार आप ही से पूछूंगा। हमने धारा 1 पढ़ी, कुछ नहीं है उसके अंदर, वो काम किसका है? केंद्र का। धारा 2 में क्या है? परिभाषा। धारा 3 के अंदर शिक्षा का क्या है? अधिकार डिफाइन किया गया, और कुछ नहीं है। लेकिन धारा 4 आते ही किसके आधार पर प्रवेश था? आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर प्रवेश देने पर उसको क्या प्रदान किया जाएगा? विशेष प्रशिक्षण। अब ये विशेष प्रशिक्षण कितना प्रदान करना है, कैसे प्रदान करना है, इसका रूल कौन बनाएगा? राज्य सरकार। धारा 5 में क्या था? स्थानांतरण की शक्ति। धारा 6 में क्या था? आसपास की स्कूल। तो ये आसपास की स्कूल 1 किलोमीटर में होगी, 2 किलोमीटर में होगी, ये कौन तय करेगा? राज्य सरकार। धारा 7 में क्या था? वित्तीय उत्तरदायित्व, इसमें कुछ नहीं करना है। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य जो हैं वो करने हैं पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धारा 9 में कुछ ऐसी अतिरिक्त चीजें थी जो उसके अलावा करनी थी, और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि आसपास के सभी बालक जो 14 साल के, उनका क्या रखना है, और वो रिकॉर्ड किस विधि से रखा जाएगा, ये कौन तय करेगा? राज्य सरकार रूल्स बना के बताएगी। समझ रहे हो ना आप ऐसे पढ़ोगे यदि शुरुआत से। फिर धारा 10 में क्या है? माता पिता के पूरा करेगा। 11 में क्या है? प्री स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था पूरी करेगी। 12 में क्या है? 25% सीट वाला पार्ट था, उसमें क्या देना था? प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति के लिए क्या बात की थी ना, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय निर्धारित किया जाएगा। तो धारा 12 में अब क्या आ गया? प्रति बालक व्यय वाला काम, ये इस 38 के तहत पावर दी गई है, वो करेगा। धारा 13 में क्या है? कैपिटेशन शुल्क वगैरह कुछ नहीं है। धारा 14 में क्या है? आयु के सबूत। आयु के सबूत में कौन सा था?
86 वाला वो एक्ट। उसके अतिरिक्त नीचे एक और लिखा हुआ था कि राज्य सरकार जो भी दस्तावेज माने, तो राज्य सरकार कौन से दस्तावेज मानेगा वो यहां बात करेगा धारा 13 में, सॉरी 14 में, ठीक। उसके बाद में धारा 15 में प्रवेश से इनकार नहीं, लेकिन एक विस्तारित कालावधि तक प्रवेश ले सकता है। अब ये विस्तारित कालावधि कितनी होगी ये कौन तय करेगा? होशियार तो हो आप, खुद ही बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही है ये एक्ट। अब आगे इतना आराम से चलेगा। फिर धारा 16, रोक सकते हैं, रोक सकता है कौन? समुचित सरकार। तो समुचित सरकार किस प्रकार से रोकेगा, किन परिस्थितियों में रोकेगा, उस परिस्थिति का जिक्र क्या करेगा धारा 16 में। अब ये धारा 16 जो है वो कब आई थी? 2000। तो जब 2019 में 16 में संशोधन हुआ तो 2019 में कहां संशोधन होगा? होगा ना। तो 38 में यहां पे संशोधन कर दिया गया। फिर 17 में कुछ नहीं, दंड के ऊपर निषेध था। 18 में क्या था? मान्यता। तो मान्यता प्रदान करेगा वो कैसे करेगा, किस प्रारूप में करेगा, कितनी अवधि के हिसाब से करेगा, क्या शर्तें रहेगी। तो 18 के तहत मान्यता प्रदान करने की शक्ति और उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो राज्य सरकार तय करेगा। उसके बाद में कौन सी आई धारा? 19 के अंदर, ठीक है, मानक वाली बात है। 20 में शक्ति किसको है? केंद्र को है। 21 में क्या थी? एसएमसी। एसएमसी में चौथा करते हुए क्या लिखा था हमने? राज्य सरकार जो उपबंधित करेगा लिखा था ना, कार्य चौथे नंबर पे, याद नहीं हो रहा होगा। तो 21 के तहत राज्य सरकार उपबंधित करे वाली बात ये 38 के अनुसार कौन तैयार करेगा? राज्य सरकार। इसका भी रूल बनेगा। 22 में क्या आई थी? विद्यालय विकास योजना किस हिसाब से बनाएंगे, क्या रीति रहेगी, वो भी कौन तैयार करेगा? समुचित सरकार जो भी है। फिर धारा क्या आ गई? 23 की शक्ति किसको थी? लेकिन 23 के तहत आपके वेतन शर्तें भी हैं, कितना आपका वेतन होगा, कैसी आपकी शर्तें होगी, ये तय कौन करेगा? राज्य सरकार। तो 23 के तहत वेतन शक्ति वगैरह तय करने की शक्ति किसको है? जो भी समुचित सरकार है उसको, उसके लिए वो रूल्स बनाएगी। फिर धारा 25 में क्या था? शिक्षक छात्र अनुपात। 26 के अंदर 10% रिक्तियों वाला कुछ नहीं उसके अंदर। 27 में गैर शैक्षणिक कार्य बता रखे हैं उसमें। 28 में ट्यूशन पर प्रतिबंध, वो सारी चीजें बता रखी है। 29 में वहीं बता दिया कि शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित होगा। 30 के अंदर उन्होंने कहा कि एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, और प्रमाण पत्र का तरीका कौन जारी करेगा? समुचित सरकार। तो वो प्रमाण पत्र किस प्रकार का होगा, वो कौन से रूल में है, सॉरी कौन से धारा में है? 30 में। फिर धारा 31 में एक प्राधिकरण गठन की अभी भी बात कही है हमने। 31(3) के तहत राज्य सरकार क्या करेगा? प्राधिकरण का गठन, यदि उसके यहां नहीं होगा। तो एक धारा कौन सी आ जाएगी इसमें? 31। और 2 धाराएं और आएगी अब इसमें, 33 और 34। 33 के अंदर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, 34 में राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो भत्ते की शर्तें हैं वो संबंधित केंद्र सरकार या समुचित सरकार तय करेगी। ये 38 समझ आ गई क्या? पक्का आ गई? अब 20 और 23 में, 20 में क्या कर रहे हैं बताओ देखें? मानक सूची में परिवर्तन। और 23 में क्या कर रहा है? जो शिथिलता। 20 और 23 में किया गया किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए यदि अधिसूचना भी केंद्र सरकार जारी करती है तो उसके लिए उस अधिसूचना को संसद के दोनों सदनों में रखना अनिवार्य होगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद में ही उस अधिसूचना को मान्य माना जाएगा, ये ध्यान रखना। धारा 20 और 23। अब धारा 39 को जोड़ा गया था 2012 के संशोधन के द्वारा, याद है? एक नई धारा जोड़ी गई थी 2012 के संशोधन में। यह कह दिया गया था कठिनाई को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार अपना पावर का यूज करके उस कठिनाई को दूर कर सकती। लेकिन यह काम ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए था? तो कहने का मतलब 3 साल बाद में ये धारा अब मुख्य रूप से मतलब प्राय ये क्या हो चुकी है? अप्रभावी हो चुकी है। पूरा आरटी एक्ट धारा 1 से लेकर 39 तक हम पढ़ चुके हैं। अनुसूची पढ़ेंगे कल।